एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। ये कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है। आशा है इन 5 सवालों को मैंने जवाब दे दिया होगा। आगे बढ़े। 4. I'm coming. हाय सर। तो आप देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। एक्शन में इलेक्शन कमीशन है और हर सवाल का सीधा जवाब दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि सबके लिए चुनाव आयोग के दरवाजे खुले हुए हैं। मतदाता सूची में त्रुटि की जानकारियां पार्टियों को देनी होगी। जो समय सीमा दी गई है उसमें पार्टियों को जानकारी देनी है। अगर कोई आपत्ति उनकी है तो अपनी आपत्ति वो दर्ज करवा सकते हैं। और ये भी चुनाव आयोग ने साफ किया कि एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। उनके लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, सभी एक समान हैं। बिहार के 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ हैं। दरअसल जो लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से, उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता को गुमराह करना संविधान का अपमान है, यह भी इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है और यह कहा है कि यह भारत के संविधान का अपमान है। उन्होंने एग्जाम्पल देकर के समझाया कि अगर कोई कहीं का निवासी है और जो नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में आता है तो फिर वो वोटर आईडी दूसरा बनवा लेता है, या कोई नाम है, अगर पिता का नाम कोई लिखता है तो कभी शॉर्ट में कभी लंबे में, तो ऐसे में पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवालों का सीधा जवाब यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। और ये भी कहा कि गलतियों में सुधार के लिए प्रक्रिया अभी जारी है, 1 सितंबर तक का समय है, और अगर कोई भी आपत्ति है तो उसकी जानकारी राजनीतिक पार्टियां दे। वोट चोरी जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये संविधान का अपमान है। पारदर्शी प्रक्रिया में वोट चोरी संभव नहीं है, ये भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। और आप देखिए कि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया में अभी 15 दिन और बाकी है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के एकजुट है, सीधे इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे थे और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी तस्वीर इस लिहाज से भी है कि विपक्ष का आरोप ये था कि हम सवाल तो चुनाव आयोग पर उठाते हैं लेकिन जवाब
बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाता है, इस पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हमारे लिए तो कोई पक्ष है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं है, कोई भी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, हमारे लिए सब कोई एक बराबर है और सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसकी प्रक्रिया भी जारी है। बिहार के 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ है। दरअसल बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही घमासान मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमले तो कर रहा है, लेकिन कटघरे में चुनाव आयोग को भी खड़ा कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि यह संविधान का अपमान है। जो वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये भारत के संविधान का अपमान है और यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है चुनाव आयोग को। वोट चोरी जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत शब्द बोलकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जो वोटर लिस्ट पर विवाद है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बड़ी बातें यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है कि मतदाता की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। यह भी चुनाव आयोग ने साफ किया है। हर राजनीतिक दल का जन्म इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन से होता है। ये एक एक करके बड़ी बातें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, ये बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ने कही है। बंगाल में SIR कब होगा, जल्द इस पर फैसला होगा, क्योंकि जो वहां पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं एक एक करके सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि पहला चरण है और जैसा कि साफ किया गया कि ये पूरे देश में होना है और ये जरूरी प्रक्रिया भी है। गलतियों में सुधार के लिए प्रक्रिया जारी है, इसी वजह से समय दिया गया है। ये चुनाव आयोग ने साफ किया कि जो अभी 15 दिन शेष है, इसमें अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप चुनाव आयोग से साझा करिए, जानकारी दें। इसी वजह से ये प्रक्रिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, किसी शख्स के 2 वोटर ID है या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है, किसी ने कहीं और जिले में ट्रांसफर ले लिया है, किसी और राज्य में ट्रांसफर लिया है, तो ऐसे में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव आयोग ने कहा। और जो मतदाता सूची है, इसको लेकर के अगर आपको कोई आपत्ति है, आप सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दें। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो जानकारियां साझा करें, क्योंकि अभी 15 दिन का समय शेष रह गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी मैसेज दिया है विपक्ष को कि जनता को गुमराह करना यह भी संविधान का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है। वोट चोरी जैसे जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये संविधान का अपमान है। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है। गलत शब्दों का चयन करके भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और यह भी इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि झूठे आरोपों से हम डरते नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, निडरता के साथ मतदाताओं के साथ खड़े हैं और हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। बिना भेदभाव के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह हम खड़े हैं। ये यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कर दिया है। मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची, दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है, उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। जो मशीन रीडेबल का अर्थ होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, और ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। तो मशीन रीडेबल अलग चीज हो गई और एक लिस्ट को सर्च करना वो एक अलग विषय हो गया। जब आप एक लिस्ट को सर्च करते हैं तो उसमें एक सवाल यह आया था कि डुप्लीकेट एपिक की समस्या चुनाव आयोग ने जब पहले सॉल्व कर ली तो इस तरह के डुप्लीकेट एपिक दोबारा कैसे आए। डुप्लीकेट एपिक दो तरीके से हो सकते हैं।
एक कि एक व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में है, जो व्यक्ति अलग है, उसका एक एपिक नंबर है, और एक व्यक्ति जो हरियाणा में है उसका एपिक नंबर भी वही है। अर्थात एपिक नंबर 1 व्यक्ति 2। जब ये सवाल उठा लगभग मार्च 2025, जब हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की और उसको हम लोगों ने पूरे देश भर में सुलझाया, लगभग ऐसे 3 लाख लोग मिले जिनकी एपिक संख्या 1 थी, तो उनकी एपिक संख्या बदल दी गई, जिससे एक ही एपिक से 2 लोग न हो, एक ही नंबर के 2 लोग न हो। दूसरी तरह की डुप्लीकेसी ऐसे आती है जब एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम हो और उसका एपिक नंबर अलग हो, अर्थात व्यक्ति 1 एपिक अनेक। पहली वाली स्थिति ये थी एपिक 1 व्यक्ति अनेक। तो एपिक 1 व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, लेकिन जब ये विषय आया कि एक ही व्यक्ति और उसके कई एपिक्स हैं, तो कुछ केसेस में जब शिकायत आई तो हम लोगों ने तहकीकात की, तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गांव में रहता था तो वहाँ उसका एक जगह नाम था, फिर वो शहर में आया, फिर वो वहाँ से चलते चलते दिल्ली या बम्बई पहुँच गया और उसने अपना पुराना नाम डिलीट नहीं कराया। पहले ये संभव नहीं था। 2003 से पहले नाम अगर आपको पुरानी जगह से कटवाना है तो कोई वेबसाइट नहीं थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें एक ही जगह सारा डेटा हो, हर स्टेट। तो अगर आप पटना से चल के दिल्ली आ चुके हैं और आप पटना का वोट कटवाना चाह रहे थे तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। अब उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हुई, आपने सही जगह भेजा, नहीं भेजा और आपका वहाँ वोट नहीं कटा, आप दिल्ली आ चुके, आपका यहाँ नया मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक नया एपिक नंबर है। तो 2003 से पहले चूंकि तकनीकी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के बहुत लोग जो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह गए, उनके नाम कई जगह आ गए। फिर एक ये सवाल उठा कि फिर उसको आज की तारीख में तो वेबसाइट है, कंप्यूटर है, उसको आप सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। लेकिन वही मैं बात आपको बताना चाह रहा था, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होता है। अगर किसी के कहने से मैं आपका वोट काट दूं या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी 2 हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है।